प्रश्न 18। 23 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि योगफल 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो प्रश्न में कह रहा है कि 23 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि योगफल 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे, 5 से 23 को भाग देंगे। ठीक है, 5 से 23 को भाग देंगे तो 5 चौक 20, 23 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो भागफल आ गया 4 और शेष कितना आ गया 3। अब कह रहा है कि 23 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। तो देखिए 23 में क्या जोड़ेंगे, तो 5 में से 3 घटा करके 23 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23 जोड़ 5 में से 3 घटाएंगे पहले, क्योंकि इसको कोष्टक में लिए हैं। तो 5 में से 3 गया 2, यानी 23 2 25। 23 और 2 कितना हो गया 25। तो इसका उत्तर आएगा, तो 23 में क्या जोड़ा जाए, तो 23 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25। देखिए 25 5 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका उत्तर होगा 2। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, इसका उत्तर हम लिखेंगे 2। तो 23 में 2 को जोड़ने पर जो योगफल आएगा वह 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए 23 में 2 जोड़ने पे क्या आया 25। 25 5 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 5 से कट जाता है 25। तो कैसे यहाँ पे करना है, तो सबसे पहले 5 से 23 को भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा उसको भाजक से, यानी जिससे हम भाग दे रहे थे उससे घटा देना है। ठीक है, तो 5 में से 3 को घटा देंगे, यानी भाजक में से 3 को घटा देंगे, जो आएगा वही 23 में जोड़ना है। ठीक है, तो भाजक में से शेष को घटा देना है, उसके बाद भाज्य में जोड़ देना है, यानी 23 में जोड़ देना है। तो देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 और 23 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25। 25 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी 5 से कट जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया 2। तो पूछ रहा था कि 23 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, तो 23 में क्या जोड़ेंगे 2 को जोड़ेंगे। तो इस तरह प्रश्न 18 हल करेंगे। प्रश्न 19। 236 में से कौन सी संख्या घटा दी जाए कि अंतर 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 236 में से कौन सी संख्या घटा दी जाए कि अंतर 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 से 236 को भाग देंगे। सबसे पहले 7 से 236 को भाग देंगे तो 7 तिया 21, 3 में से 1 गया 2। अब 6 को उतारेंगे, 7 तिया 21, 6 में से 1 गया 5, तो शेष कितना आ गया 5। तो 7 से 236 को भाग देने पर भागफल कितना आया 33 और शेष आ गया 5। तो कह रहा है 236 में से कौन सी संख्या घटा दी जाए। तो देखिए 236 में से शेष को घटा देंगे तो जो अंतर आएगा वह कितना होगा 231। तो 231 जो है 7 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए 7 या 21, 2 इधर गया तो 21 हो गया, यानी 33 बार में। तो शेषफल को अगर घटा देंगे भाज्य से, यानी जिसको भाग दे रहे हैं उसमें से अगर शेषफल को घटा दें तो जो संख्या आएगा, जो अंतर आएगा, यानी घटा करके जो आएगा वह 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि 7 से 236 को भाग देने पर शेषफल बचा है 5। तो शेषफल को क्या करेंगे 236 में से घटा देंगे तो जो अंतर आएगा वह 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए 231 7 से कट जाता है 33 बार में, 33 सत्ते 231। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा 5 होगा, क्योंकि पूछ रहा है 236 में से कौन सी संख्या घटा दी जाए। तो लिखेंगे उत्तर, इसका उत्तर क्या होगा इसका 5, क्योंकि 5 को घटाना है। तो 236 में से कौन सी संख्या घटा दी जाए, तो 5 होगा इसका उत्तर। ठीक है, 231 इसका उत्तर नहीं होगा, बस घटा करके 231 आया है, यानी 231 7 से कट जाएगा, लेकिन पूछ रहा है कौन सी संख्या घटाया जाए, तो इसका उत्तर होगा 5। प्रश्न 20।
निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो प्रश्न 20 का पहला ऑप्शन में क्या दिया है 306, दूसरा ऑप्शन में 308, तीसरा ऑप्शन में 107, चौथा ऑप्शन में 223। तो 306, 308, 107, 223 ये दिया है 4 संख्या। तो कह रहा है कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए, तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। 6 से विभाज्यता का नियम है कि अगर किसी संख्या 2 से विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो तभी वह 6 से विभाज्य होगा। तो 6 से विभाज्य होने के लिए पहले उसको 2 और 3 से विभाज्य होना पड़ेगा, ठीक है। यानी 2 और 3 से विभाज्य होगा वही संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। तो देखिए 306 में 306 देखिए 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक पे 6 है, 2 से तो ये कट जाएगा, 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से विभाज्यता का नियम में क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो इसके अंकों को जोड़ करके देखते हैं, 6 3 9, 9 देखिए 3 से कट जाता है, इसका मतलब 306 भी 3 से कट जाएगा और 2 से तो कटेगा ही क्योंकि इकाई अंक पे 6 है। तो 2 से कटने का नियम क्या है कि संख्या के इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 रहने पे क्या होता है 2 से कट जाता है। तो इसका मतलब है 306 जो है 6 से विभाज्य हो जाएगा, यानी 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा क्योंकि 306 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। तो इसका उत्तर होगा पहला ऑप्शन यानी 306, ठीक है। तो बाकी सब जांच करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सही उत्तर पहले ही मिल चुका है 306। तो 6 से विभाज्य है कोई संख्या कैसे जांच करेंगे। तो उस संख्या को देखेंगे कि 2 से और 3 से विभाज्य है कि नहीं। अगर 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य हो जाएगा तो वह 6 से भी विभाज्य होगा। तो देखिए 6 से ये कट जाता है, ठीक है। तो 2 और 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब 6 से भी ये विभाज्य है। प्रश्न 21, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 398, 534 और 432 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 398, 534 और 432 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो देखिए क्या करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे 398 में 7 को घटा लेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 391, कितना आएगा 391। उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद 534 में भी 7 को घटा लेंगे। तो 14 में से 7 गया 7, ये हो गया 2 यानी 527 हो गया। फिर कॉमा देंगे 432 में 7 घटा लेंगे तो हो जाएगा 425, ठीक है। तो 7 शेष बचने के लिए कह रहा है कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 398, 534 और 432 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो 7 घटा लेंगे तीनों में से, ठीक है। तो 398 में से भी 7 घटा लेंगे, 534 में से भी 7 घटा लेंगे और 432 में से भी 7 को घटा लेंगे। तो कितना आया 391, 527 और 425। अब क्या करेंगे 391, 527 और 425 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, ठीक है। यानी मासा ज्ञात करेंगे। 391, 527 और 425 का मासा ज्ञात कर देंगे तो वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 391 से 527 को भाग देंगे, 391 से 527 को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। तो लिख लेंगे 391, 7 में से 1 गया 6, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 1 गया 6, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 3 गया 1,
136 आ गया। अब नहीं कटेगा 391 से, तो 136 से 391 को भाग देंगे तो 136 से 2 बार में लग जाएगा। तो 6 दूना 12, 3 दूना 6, 1 7, 2 गुना 1 2, 272। 136 दूना 272, 11 में से 2 गया 9, 8 में से 7 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 119 आ गया। अब 119 136 से विभाजित नहीं होगा, तो 119 से 136 को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। सोलह में से 9 गया 7, ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, कितना आ गया 17। तो 17, 119 से अब नहीं लगेगा, तो 17 से 119 में भाग देंगे तो 17 सत्ते 119। तो 17 से देखिए 119 पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा, यानी 17 क्या हो गया, मासा हो गया किसका, 391 और 527 का मासा, यानी महत्तम समापवर्तक कितना हो गया 17। तो 391 और 527 का मासा तो ज्ञात हो गया है। अब 425 को भाग दे देंगे, यानी 17 से किसको भाग देंगे, 425 को। तो 17 से किसको भाग देंगे, 425 को। तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, 2 बार में लगा देंगे। 5 को उतारेंगे, 17 पचे 85। तो देखिए 17 से 425 भी कट जा रहा है, यानी 17 हो गया मासा। तो लिखेंगे मासा बराबर क्या हो गया 17, ठीक है। यानी 391, 527 और 425 का मासा क्या हो गया 17, क्योंकि 391 और 527 का मासा देखिए 17 आया था, फिर 17 से 425 को भाग दिए तो पूरा पूरी लग गया है, यानी तीनों का मासा यानी महत्तम समापवर्तक क्या हो गया 17। तो 391, 527 और 425 का मासा कितना आ गया 17। तो इसका उत्तर आ चुका है। तो क्या कह रहा था कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 398, 534 और 432 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो इसका उत्तर आ चुका है 17। तो 7 घटा करके बस तीनों का मासा ज्ञात कर लेना है। तो इसका उत्तर क्या आ गया 17। तो 17 से अगर हम 398 को भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, 17 से 534 को भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, और 17 से 432 को भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, क्योंकि हम घटा करके इसका मासा ज्ञात कर लिए हैं। यानी 17 से ये तीनों विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये तीनों को भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचेगा। तो लिखेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 17। तो इसका उत्तर आएगा 17। तो कह रहा है वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 17 है, क्योंकि 17 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो ये तीनों को भाग देने पर 7 शेष बचेगा। प्रश्न 22, दो संख्याओं का मासा 14 एवं उनका लसा 210 होना संभव है कि नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का मासा कितना है 14 और उनका लसा कितना है 210। देखिए मासा कितना दिया हुआ है 14, लसा दिया हुआ है 210।
तो दो संख्याओं का मासा 14 एवं उनका लसा 210 यानी महत्तम समापवर्तक 14 और लघुत्तम समापवर्त 210 होना संभव है कि नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये किसी संख्या का मासा और लसा हो सकता है कि नहीं, किसी दो संख्या का। तो कैसे पता चलेगा, कैसे इसको जांच करेंगे। तो 14 से 210 को भाग देंगे, 14 से 210 को भाग देंगे। तो देखिए 14 गुना 1 14, 11 में से 4 गया 7, 1 में से 1 गया 0। अब 0 को उतारेंगे तो 14 पचे 70, तो कितना आ गया भागफल 15 आ गया। यानी 14 से 210 15 बार में कट जा रहा है। 14 से 210 कितना बार में कट रहा है, 15 बार में। यानी मासा जो है लसा का गुणनखंड है। देखिए कट जा रहा है पूरा पूरी, यानी मासा जो है लसा का क्या है, गुणनखंड है, क्योंकि मासा से लसा विभाजित हो जा रहा है। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर होगा हाँ। इसका उत्तर में क्या लिखेंगे, हाँ। तो क्या पूछ रहा है कि होना संभव है कि नहीं, तो इसका उत्तर हाँ हो जाएगा। क्यों होगा, तो लिखेंगे क्योंकि मासा लसा का एक गुणनखंड मासा लसा का एक गुणनखंड है, क्योंकि मासा लसा का एक गुणनखंड है। तो मासा जो है लसा का गुणनखंड है, इसीलिए ये संभव है कि दो संख्याओं का मासा 14 और लसा 210 होगा, यानी होना संभव है। ये संभव है, मासा 14 और लसा 210 किसी दो संख्याओं का। प्रश्न 23, दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, तो उनका लसा ज्ञात करें। तो क्या क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का मासा दिया हुआ है और उनका गुणनफल दिया हुआ है। तो लसा क्या निकालना है हमें, लसा। तो लसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो लसा बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटा मासा। तो लसा बराबर यानी लघुत्तम समापवर्त बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटा महत्तम समापवर्तक। तो लसा हमें निकालना है। प्रश्न 23 में क्या क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 6400 और महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 16। ठीक है, तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल प्रश्न में देखिए 6400 दिया हुआ है और उनका मासा कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का मासा यानी 16। तो दो संख्याओं का गुणनफल को मासा से भाग देंगे तो लसा ज्ञात हो जाएगा, यानी 16 चौक 64, तो कितना आ जाएगा 400। तो इसका उत्तर होगा 400, यानी लसा कितना होगा 400, यानी लघुत्तम कितना होगा 400। तो महत्तम दिया हुआ है 16 और दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याओं जिसका महत्तम 16 है और लघुत्तम 400 है, उसका गुणनफल क्या दिया हुआ है 6400। ठीक है, तो इस तरह लघुत्तम यानी लसा ज्ञात करेंगे। प्रश्न 24, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 16, 28, 40 तथा 77 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 9 हो। तो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 16, 28, 40 तथा 77 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या हो 9 हो। तो देखिए 16, 28,
40 तथा 77 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या कर रहा है, शेषफल 9। तो 16, 28, 40, 77 का हम लघुत्तम ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए 2 से कट रहा है, 2 8 16, 14 दूना 28, 20 दूना 40, 2 चौक 8, 2 सते 14, 10 दूना 20, ठीक है। 2 से अभी लग रहा है, फिर देखिए 2 से लग रहा है, 2 दूना 4, 7 नहीं लगेगा, 2 पचे 10, 77 भी नहीं लगेगा 2 से। अब यहाँ पे 7 से लगेगा, तो 2 नहीं लगेगा 7 से, 7 गुना 1 7, 11 सते 77, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका लसाअ क्या हो जाएगा, यानी लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 2 गुना 5 गुना 11, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 2 गुना 5 गुना 11। तो इसको गुना कर लेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आ गया, 16 सते, तो 16 सते होता है 112। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 सते 112, और 11 पचे 55, यानी 55 गुना 112 करेंगे। एक 112 गुना 55, तो 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 5 1 6, 5, 5 दूना 10, 5 1 6, 5, 0 6, 6 5 11, 5 1 6, 6160। क्या आ गया, 6160। तो 6160 कितना आ गया, 6160 लसाअ यानी लघुत्तम। तो 16, 28, 40, 77 का लघुत्तम कितना आ गया, 6160। तो 6160 क्या है, सबसे छोटी संख्या है जो 16, 28, 40, 77 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, लघुत्तम का मतलब क्या हुआ, 6160 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है जो 16, 28, 40 और 77 से विभाजित हो जाए। तो 6160 16 से भी विभाजित होगा, 28 से भी, 40 से भी और 77 से भी। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या भी है जो 16, 28, 40 और 77 से विभाजित हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 16, 28, 40 तथा 77 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल न हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा 6160 जोड़ 9, यानी 6169। तो जो लघुत्तम आया है उसमें 9 अगर जोड़ दें तो 6169 को अगर हम 16 से भाग देंगे, 28 से और 40 से और 77 से भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा, क्योंकि इसमें हम 9 जोड़ दिए हैं। देखिए 6160 16, 28, 40 और 77 से पूर्णतः विभाजित है और सबसे छोटी संख्या भी है। तो अगर इसमें हम 9 जोड़ दें तो 6169 को अगर हम भाग दें 16, 28, 40 और 77 से, तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचेगा। 16 से भी इसको भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा, क्योंकि 6160 पूरी कट रहा है 16 से। तो 16 से अगर इसको भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा, 28 से भी इसको भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा, 40 से भी इसको भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा, और 77 से भी इसको भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा, क्योंकि लघुत्तम में 9 जोड़े हैं, इसीलिए इसका उत्तर आएगा 6169। तो इसमें क्या करना है, लघुत्तम निकाल करके 9 जोड़ देना है, तो जो आएगा वही इसका उत्तर होगा। तो इस तरह प्रश्न 24 हल करेंगे। प्रश्न 25, -5 और 5 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी, उन्हें लिखें।
तो -5 और 5 के बीच में देखिए, -5 और 5 के बीच में, तो -5 के बाद क्या आता है? -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ठीक है, तो -5 और 5 के बीच में देखिए, -5 और 5 के बीच में ये सब है, कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी? तो देखिए, -5 और 5 के बीच में, तो -5 और 5 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी? माफ कीजिएगा, पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक संख्याएं इसको कहेंगे। ठीक है, तो प्रश्न में देखिए पूर्णांक संख्याएं होना चाहिए था, पूर्ण संख्याएं गलती से हो सकता है छप गया हो प्रश्न में। तो ये सब क्या है? पूर्णांक संख्याएं, यानी इंटीजर है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं किसको कहते हैं? ऋणात्मक संख्याएं, शून्य एवं प्राकृत संख्याएं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहती हैं। तो देखिए, ऋणात्मक संख्या भी है, शून्य भी है और प्राकृत संख्या भी है, तो ये तीनों को समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। तो -5 और 5 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं होंगी, ये प्रश्न होना चाहिए था। हो सकता है गलती से पूर्ण संख्याएं छप गया हो। तो देखिए, -5 और 5 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं होंगी? तो -5 और 5 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं? तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पूर्णांक संख्याएं हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये इसके बीच में आ रहा है। -5 और 5 के बीच में ये पूर्णांक संख्याएं 9 ठो है, तो इसका उत्तर में लिखेंगे 9, यानी -5 और 5 के बीच में 9 पूर्णांक संख्याएं हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? 9। तो 9 आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। देखिए, 9 संख्या है तो 9 हिंदी में भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -5 और 5 के बीच में 9 पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इस तरह प्रश्न 25 हल करेंगे।